यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस पाने के लिए इस 3 मिनट के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ बोल दूँ कि जो यूपीएससी में पहली अटेम्प्ट में सक्सेस पाने के लिए चाहिए। नंबर 1, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जनरल स्टडीज़ के। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, इसके आपको बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। नंबर 2, जनरल नॉलेज आपको पूरी आनी चाहिए। जनरल नॉलेज में क्या आता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारा कुछ कंट्रीज़ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल्स, उनकी करेंसीज़, तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरल नॉलेज का पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल जनरल नॉलेज। ये जीके की बुक्स में आपको आराम से मिल जाएगी। इसको, ये जो बेसिक जनरल नॉलेज है ये आपको पूरी आनी चाहिए, जैसे नेटो कब फॉर्म हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इस टाइप के क्वेश्चंस। ये हो गए 2 पॉइंट्स। नंबर 3 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, ठीक है, वो कब स्कीम स्टार्ट हुई थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए कि नहीं किए, टारगेट्स क्या थे, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगी, इवन के इंटरव्यू में भी वो काम आएंगी। नंबर 4, करंट अफेयर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। मेंस में और प्री में दोनों में ही ये काम आता है। नंबर 5, जो समिट्स होती रहती हैं पूरी दुनिया में, जैसे G8 समिट हो गई, इस टाइप की जो इम्पोर्टेंट समिट्स होती हैं, ये समिट्स कहाँ हुई, कौन कौन से कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, इस समिट जो होती है जैसे G8 समिट, ये G8 कब बना था, ठीक है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, कैसे बना था, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। खास करके समिट हुई कहाँ थी और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, इंडिया का बीच में क्या रोल था भी कि नहीं, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। अगली समिट कहाँ होगी ये भी आपको आना चाहिए। ये हो गए 5 पॉइंट। छठा पॉइंट, आपने जो टीवी पे जो लोकसभा राज्यसभा की डिबेट्स आती हैं या रेडियो पे जो डिबेट्स आती है उनको देखना है। आपने जो फालतू की डिबेट्स जो प्राइवेट टीवी चैनल्स पे आती हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अच्छी डिबेट्स हैं वो देखनी है। या फिर अगर आप डिबेट नहीं देखते हो तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल तो ज़रूर पढ़ने हैं। दोनों में से एक भी चीज़ कर लो तो काम हो जाएगा, दोनों कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है, एक भी चीज़ वरना कर लो तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डिबेट्स आपने सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होगा, आपका एनालिटिकल माइंड जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो एनालिटिकल माइंड डेवलप होने का फ़ायदा ये है, आपको प्री और मेन दोनों में क्वेश्चंस के आंसर देने में हेल्प मिलेगा। ये हो गए 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि सिविल सर्विसेज अगर पहली अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको क्या करना चाहिए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से सुन लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं देने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनो। नंबर 1 टिप, 6 पॉइंट्स के अलावा नंबर 1 टिप वो ये कि प्री और मेंस को इकट्ठे पढ़ना है आप लोगों ने। दोनों को ये नहीं करना कि पहले मेरा प्री क्लियर होगा तो फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगा, नो। प्री और मेंस को आपने इकट्ठे पढ़ना है, साइमल्टेनियसली पढ़ना है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने हैं, मींस जनरल स्टडीज़ भी साथ पढ़ना है। अब ये नहीं कि जनरल स्टडीज़ में 12 सब्जेक्ट है तो 12 सब्जेक्ट साथ में पढ़ने हैं। मेरे कहने का मतलब जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी साथ में पढ़ना है, और CSET भी साथ में पढ़ना है, ठीक है। साथ में का क्या मतलब है, साथ में कि ये मतलब नहीं है कि आपने दिन शुरू किया और तीनों सब्जेक्ट आपने दिन में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ऐसा नहीं। साथ में का मतलब ये होता है कि आज अगर आपने जनरल स्टडीज़ और CSET कर लिया तो कल आप जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल कर लो, दिन में 2 सब्जेक्ट तो करो ही करो, ठीक है ना। तो ये है साथ में का मतलब। और नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि आप लोग अपनी पेस पर पढ़ो, अपनी स्पीड पर पढ़ो। अब कुछ लोग ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, वो उठ जाते हैं फिर दोबारा बैठते हैं। तो इसमें क्या करना है, किसी की
हमने कॉपी नहीं करनी है, हमने अपनी पेस पर पढ़ना है। कुछ लोग हफ्ता पढ़ते हैं फिर उनको 2 दिन की चेंज चाहिए, कुछ लोग 15 दिन पढ़ते हैं उनको फिर 1 दिन की चेंज चाहिए, कुछ लोग महीना पढ़ते हैं उनको चेंज ही नहीं चाहिए। तो अपनी अपनी पेस है, बट ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि मैंने ऊपर 6 पॉइंट्स बताए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जनरल नॉलेज आनी चाहिए, करंट इवेंट्स आने चाहिए, एनालिटिकल माइंड डेवलप होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आनी चाहिए, समिट सारी पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर, और वो है प्री और मेंस के जो टेस्ट होंगे वो अपने घर में बैठ के करो या कोचिंग में बैठ कर करो, रेगुलरली टेस्ट देने हैं, ठीक है। टेस्ट के बगैर प्रिपरेशन कहाँ जा रही है आपको कोई आइडिया नहीं है, और ये टेस्ट एग्ज़ाम कंडीशंस में होनी चाहिए। आप ये नहीं देखोगे टेस्ट में क्लास में कितना बच्चा बैठा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अकेले बैठे हो तब भी टेस्ट हो जाता है। और ये नोट करो कि मेरे टाइम पे टेस्ट ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। बाकी लोगों से आपने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाओगे तब भी आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में किसी दूसरे को देखने का टाइम भी नहीं होगा। आपने खुद ही एग्ज़ाम अपना करना है, खुद ही लिखना है, और वो इवेल्यूएट हो जाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा जब आप घर चले जाओगे, बस। सिमिलरली आपने दूसरे बंदे को नहीं देखना है, आपने खुद को देखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। क्या वो पिछले साल के यूपीएससी के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अपने दोस्तों को छोड़ दो, ठीक है। तो नेक्स्ट टिप वो ये है कि सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेन दोनों के। अब ये कितने साल के, 10 ईयर्स, 10 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम 10 ईयर्स के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस और प्री दोनों के आपने सॉल्व करते रहने हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ये नहीं करना कि पहले 2 महीने आपने यही काम करना, बीच बीच में जब आपका मन करे तो एक पेपर उठा लिया, उसको सॉल्व किया, या आधा पेपर भी सॉल्व कर लिया एट ए टाइम पे, इस टाइप का आपने काम करना है। नेक्स्ट है ऐसे के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर उनके ऊपर आपको मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारे मार्क्स दिलवा सकता है, ठीक है, फ्री में। मींस आपको उसके अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी ज़्यादा मेहनत आपको जनरल स्टडीज़ में करनी पड़ेगी। तो ऐसे को नेगलेक्ट नहीं करना, ऐसे सबसे पहले तैयार करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेंस में आपको ऐसे बाकियों से 40-50 नंबर या 100 नंबर बाकियों से ज़्यादा दिलवा सकता है। तो क्यों ना हम वो सब्जेक्ट पहले कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, जो कि ज़्यादा नंबर जल्दी टाइम पे दिलवा सकता है, एज़ कम्पेयर टू वो सब्जेक्ट जैसे जनरल स्टडीज़ जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, और फिर जाके 40-50 नंबर का एज ले सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट है हैविंग मास्टरी ओवर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर तो आपकी मास्टरी होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको आपने एज एन ऑप्शनल चूज़ किया है। यूपीएससी कहती है कि अगर आपने चूज़ किया है तो उसकी मास्टरी तो होनी ही चाहिए। ऑब्वियस है कि यूपीएससी उसके अंदर टफ़ क्वेश्चंस पूछने वाली है जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। तो जब टफ़ क्वेश्चंस पूछने वाली है और स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस सब्जेक्ट के, तो नेचुरल है कि आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट के आंसर कैसे लिखे जाते हैं वो उसके ऊपर भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ये सब्जेक्ट अभी अभी स्टार्ट किया है, पढ़ा है और 3 महीनों में पढ़ा है और उसका आप आंसर लिखने जा रहे हो, उसका आंसर आपने दिया। बच्चों की तरह नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है CSAT के अंदर आपने मिनिमम घर में बैठ के जब टेस्ट दे रहे हो या कोचिंग में दे रहे हो तो मिनिमम 50% मार्क्स लेने ही लेने हैं, क्योंकि 33 रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम में। तो घर में बैठ के आप 50% ले लोगे तो वहाँ 33 आपके आ जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे भी 50 आ जाए, बट आपने टारगेट मिनिमम 50 का तो रखना ही रखना है। नेक्स्ट टिप है कि मास्टरी ओवर जनरल स्टडीज़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जनरल स्टडीज़ के ऊपर आपको मास्टरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके ऊपर कभी कोई मास्टरी ले पाया है, ठीक है। आप मास्टरी लो ऐसे के ऊपर और ऑप्शनल के ऊपर, ठीक है, ना तो जनरल स्टडीज़ के ऊपर ना ही CSAT के ऊपर, राइट।
लास्ट पॉइंट, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और लेजिबल होनी चाहिए, और जितनी वर्ड लिमिट है उसके ऊपर स्टिक करना है एग्ज़ाम में, और टाइम पे क्वेश्चन ख़त्म करना है। आप खुद टाइम लिमिट निकाल लेना कि एक क्वेश्चन कितने टाइम पे ख़त्म हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, जितना भी एग्ज़ाम का टाइम होता है उसके हिसाब से आपकी क्वेश्चंस की टाइम लिमिट आप आराम से निकाल सकते हो। मेरी कोई वीडियो देख लेना, मैंने उसमें भी हर क्वेश्चन का टाइम लिमिट बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, और जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बताए, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी आपका ज़रूर निकलेगा, 100% निकलेगा, अगर आपने ऑनेस्टली तैयारी की है। ठीक है, थैंक यू।